शमशुद्दीन इल्तुतमिश के शाही खानदान का आखिरी सुल्तान वारिस नसरुद्दीन महमूद शाह था। ये खानदान आपस की तख्त की लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ होते चले गए और फिर और गुलाम ने तख्त पर कब्जा कर लिया। यह दास्तान है सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की और गुलाम वंश के अंत की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली ममलूक सल्तनत के 9वें सुल्तान थे। वह एक मध्य एशियाई तुर्क सरदार के बेटे थे। एक बच्चे के रूप में मंगोलों ने उन्हें पकड़ लिया और ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी को गुलाम के रूप में बेच दिया। ख्वाजा उसे दिल्ली ले आए, जहां उसे और अन्य गुलामों को सुल्तान इल्तुतमिश ने खरीद लिया। बलबन को पहले एक आम जलवाहक के रूप में कायम किया गया था, लेकिन जल्द ही सुल्तान का खासदार के ओहदे पर पहुंच गया। वह दिल्ली या चालीसा के 40 तुर्क सरदारों में सबसे खास सरदारों में से एक बन गया। रजिया सुल्तान के शासन के दौर के दौरान वह अमीर शिकार, जो एक खास पद था जिसके पास सैन्य और राजनीतिक जिम्मेदारियां थीं, उसे उखाड़ फेंकने के बाद उसने बाद के शासन में तेजी से प्रगति की। बहराम शाह के अधीन रेवाड़ी की जागीर हासिल करी। बाद में हासिल की जागीर भी हासिल करी, जो एक खास जागीर थी। बलबन ने अलाउद्दीन मसूद को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1246 से 1265 तक नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान और खुद उसका वजीर नियुक्त किया। महमूद ने बलबन की बेटियों में से एक से शादी की थी। बलबन ने अपने छोटे भाई किशलू खान को लॉर्ड ऑफ चैम्बर अमीर हाजिब के रूप में स्थापित किया और अपने चचेरे भाई शेर खान को लाहौर और भटिंडा का जागीरदार बना दिया। बलबन की स्थिति पर अन्य सरदारों का ध्यान नहीं गया और उनमें कुछ नाराजगी थी। उसका मुख्य दुश्मन इमादुद्दीन रहन था, जिसने बलबन के समय के बाद लिखे कई कार्यों में ये हिंदू मुर्तद जिसने इस्लाम को छोड़ दिया हो के रूप में उसे जाना जाता है। हालांकि कुछ लोग उसे तुर्क मूल का भी होने का दावा करते हैं। इमामुद्दीन सुल्तान को इस समझाने में कायम रहा कि बलबन एक सूदखोर था। बलबन और उसके परिजनों को बर्खास्त कर दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें युद्ध में चुनौती दी गई। हालांकि बलबन और सुल्तान के बीच बातचीत के कारण 1254 में इमामुद्दीन को बर्खास्त कर दिया गया और बलबन को फिर से कायम कर दिया गया। जियाउद्दीन बरनी के मुताबिक बलबन का शासनकाल शासी सत्ता का डर स्थापित करने वाला था, जो सभी अच्छी सरकार का आधार है। इसके अलावा उन्होंने ये भी तय किया कि सुल्तान एक खास व्यक्ति रहे और सख्त अदालती अनुशासन पैदा किया। वह तुर्की कुलीनों पर निर्भर था, लेकिन उसने सभी जातियों को मिलाकर 2 लाख की सेना बनाई। इस सेना का एक हिस्सा कमांडो से बना था। बलबन ने अपने वजीर के दौर के दौरान कई सैन्य उपाधि हासिल करी थी। सबसे पहले 1246 में मसूद शाह के अधीन उच की मंगोल घेराबंदी की। जब 1275 में बंगाल के गवर्नर तुगरल खान ने दिल्ली का अधिकार समाप्त कर दिया, तो बंगाल ने अपने अवध के गवर्नर और फिर दूसरी सेना भेजी। इसमें से दोनों को हार मिली। इसके बाद बलबन एक तीसरी सेना के साथ गया, जिसने तुगरल और उसके मानने वालों को मारकर इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया। इस अभियान में उसके बेटे नसरुद्दीन बुगार खां ने उसकी सहायता की। इसके बाद बलबन ने अपने दूसरे बेटे बुगरा खां को गवर्नर बना दिया। हालांकि बुगरा ने बलबन के इंतकाल के बाद आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिसे उन्होंने 40 वर्षों तक कायम रखा। 1247 में बलबन ने कलिंजर के चंदेल प्रमुख के विद्रोह को दबा दिया। बलबन का सैन्य शासन काल भी मंगोल सेना को खदेड़ने में उसकी सफलता से अलग था। यह इसलिए हासिल किया जा सका क्योंकि उनके घुड़सवार घोड़े भारतीय जलवायु के लिए बहुत अनुकूल होते थे और प्राकृतिक रूप से मंगोल घोड़ों की तुलना में बड़े आकार के होते थे। जैसा कि जुवेनी के मुताबिक गर्मी की अत्यधिक गर्मी भारत में मंगोलों की समस्या थी। भले ही वे दिल्ली की सेना को हराने में कामयाब रहे हों और सर्दियों में उन्होंने ये जीत हासिल करी हो, केवल तभी मंगोलों के घोड़ों को आराम के लिए पर्याप्त ठंड थी। चूंकि सुल्तान नसरुद्दीन का कोई बेटा उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उनके इंतकाल के बाद बलबन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान होने की ऐलान कर दिया। बलबन 1266 में 50 साल की आयु में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा।
अपने शासन के दौरान बलबन ने कठोरता से शासन किया। उसने दरबार में 40 सबसे खास सरदारों को समूह चहलगानी को तोड़ दिया। बलबन उम्मई जासूसों का अच्छा समूह था। बलबन ने अपने अधिकारियों को सूचना देने के लिए जासूसों बुरिंदों को कायम किया था। उन्होंने हर एक के विभाग में गुप्त समाचारों के लिए एक अलग व्यवस्था करी थी। गियासुद्दीन बलबन ने 1265 से 1287 में अपने इंतकाल तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। बलबन का उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा राजकुमार मोहम्मद खान था, लेकिन 9 मार्च 1285 को मंगोलों के खिलाफ लड़ाई में मारा गया। उसका दूसरा बेटा बुगरा खान राजा नहीं बनना चाहता था। तख्त संभालने के लिए और उसके बजाय बंगाल के शासक बने रहने की मांग की। इसलिए बलबन ने अपने पोते कैकसरू शहजादे मोहम्मद के बेटे को अपना वारिस चुना। हालांकि उसके इंतकाल के बाद उसके रईसों ने कैकुबाद को सुल्तान के रूप में नामित किया। कैकुबाद के शासन का दौर 1287 से 1290 तक था, जबकि उसके पिता बुगरा खान ने बंगाल में आज़ादी का दावा कर दिया था। कैकुबाद खुद बहुत कमजोर था, उसे हार का सामना करना पड़ा और उसे अपने 3 साल के बेटे शमशुद्दीन शासन सौंपना पड़ा और 1290 में उसके संरक्षक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गद्दी से उसे उतार दिया, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। आज बलबन का मकबरा दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क के अंदर बना है, जिसके पास उसके बेटे खान शाहिद का मकबरा और एक दीवार वाली मस्जिद है। दोनों कब्रों के गुंबद ढह गए हैं और हाल के सालों में जब पार्क के संरक्षण कार्य शुरू हुआ तो संरचना बहाल होने तक ज्यादातर बर्बाद हो चुकी है। यह दास्तान थी गुलाम शाही खानदान की, कैसे मोहम्मद गोरी की गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर कैकुबाद तक 10 सुल्तान सल्तनत के शाही तख्त पर बैठे एक छोटे से 84 साल के दौर में। ज्यादातर ने तख्त की भूख में एक दूसरे को मार डाला। रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन फिरोज को, मुइजुद्दीन बहराम ने रजिया सुल्तान को और फौज ने मोइनुद्दीन बहराम को, और ऐसे ही एक दूसरे की हत्या करते गए, जिस कारण सल्तनत कमजोर होती चली गई और आखिरकार जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश का अंत कर दिया और खिलजी शाही खानदान की नींव रखी। आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। शब्बा खैर।